26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 और 40 सेकंड सोवियत यूनियन के एक कोने में यूक्रेन के एक छोटे से शहर के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक बटन जो दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा बटन बन गया। कोई जंग नहीं, कोई मिसाइल नहीं, नो एनिमी अटैक, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट और उसके बाद एक बड़ा सा धमाका। इस वीडियो में हम सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं सुना रहे, हम बात कर रहे हैं पावर की, ईगो की, सीक्रेसी की और उस सिस्टम की जहां सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म था। बिकॉज चेर्नोबिल वॉज नॉट जस्ट अ न्यूक्लियर डिजास्टर, चेर्नोबिल वॉज अ सिस्टम डिजास्टर। ये एक सिस्टम फेलियर था। सोवियत का ड्रीम क्या था? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दुनिया दो कैंप्स में बढ़ चुकी थी, ये हम सब जानते हैं, ये हिस्ट्री हमें बताती है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। उसके बाद कोल्ड वॉर, और इस कोल्ड वॉर का सबसे पावरफुल सिंबल था न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं देती थी, न्यूक्लियर एनर्जी देती थी, हम सबको पता होना चाहिए, पावर, फियर और पॉलिटिकल स्टेटस। जिस देश के पास ज्यादा रिएक्टर्स वो ज्यादा पावरफुल। इसीलिए सोवियत यूनियन ने प्लान बनाया, 400 से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और हर रिएक्टर की एक मैसेज थी, और वो मैसेज थी वी आर मॉडर्न, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी आर अनस्टॉपेबल। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये मॉडर्निटी ले डूबेगी। 1977 में यूक्रेन के प्रिपियत शहर के पास चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बना, और उसके साथ बना एक परफेक्ट शहर प्रिपियत। 49,000 पीपल और एवरेज एज उनकी 26 साल। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्विमिंग पूल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स बनाए गए। एक ऐसा शहर जो फ्यूचर के लिए बनाया गया था, लेकिन फ्यूचर ने इसे सिर्फ 9 साल दिए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो रिएक्टर्स थे इनका हिडन फ्लॉ क्या था, इनमें क्या खराबी थी। चेर्नोबिल का रिएक्टर था RBMK 1000, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सिंपल रूल होता है, रिएक्शन कंट्रोल में रहनी चाहिए। इसके लिए होता है कंट्रोल रॉड्स, वाटर कूलेंट, सेफ्टी सिस्टम्स। पर RBMK रिएक्टर का एक डेंजरस फीचर था, आप गौर फरमाइएगा, इसे कहते हैं पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट। सिंपल शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूं मैं, जब पानी स्टीम बनता था, रिएक्शन स्लो होने के बजाय रिएक्शन फास्ट हो जाती। अब सोचिए, जब रिएक्टर गर्म होता, पानी स्टीम बनता और रिएक्शन और तेज हो जाती। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था, चलता फिरता बॉम्ब। और सबसे डेंजरस बात, कंट्रोल रॉड्स के टिप्स ग्रेफाइट के बने थे। इसका मतलब जब इमरजेंसी में रॉड्स इंसर्ट किए जाते, पहले कुछ सेकंड्स के लिए रिएक्शन और बढ़ जाती। ये डिजाइन फ्लॉ डॉक्यूमेंटेड था, इंजीनियर्स जानते थे, पर ये जो बात थी पब्लिक को नहीं बताई गई। ये सबसे बड़ी खराबी थी। जूनियर इंजीनियर्स को नहीं बताया गया, ऑपरेटर्स को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई। बिकॉज इन सोवियत सिस्टम इमेज वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन सेफ्टी। तभी इस चीज का लोग शिकार बने। अब हम टेस्ट की बात करते हैं। 25 अप्रैल 1986, क्योंकि हर चीज का एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट होता है, तो इसका भी एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट होने लगा। टेस्ट का गोल सिंपल था, अगर पावर कट हो जाए तो क्या टरबाइन कुछ सेकंड्स तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है? एक नॉर्मल टेस्ट। पर यहीं से शुरू होता है डिजास्टर का चेन। रिएक्टर का पावर लेवल कम किया गया, पर कीव ग्रिड ऑपरेटर ने बोला अभी पावर चाहिए। टेस्ट डिले हो गया, रिएक्टर घंटों तक लो पावर पर चलता रहा, और लो पावर RBMK रिएक्टर के लिए सबसे अनस्टेबल कंडीशन होती है। रात को जब टेस्ट शुरू हुआ, पावर गलती से गिर गया और लगभग 30 मेगावाट का पावर गिर गया। सेफ लेवल होना चाहिए था 700 मेगावाट। अब रिएक्टर ऑलमोस्ट डेड स्टेट में चले गए थे। ऑपरेटर्स पैनिक हो गए, तो पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने कंट्रोल रॉड्स निकाल दिए। ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल रॉड्स निकाल दिए गए। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल रॉड्स निकाल दिए गए, और फिर ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम बंद कर दिया गया, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम बंद, अलार्म सिस्टम एंटायरली बंद, सिर्फ इसलिए ताकि जो इनका जो टेस्ट था, रूटीन टेस्ट था सेफ्टी का, वो फेल ना हो जाए। 26 अप्रैल रात के ठीक 1:23 कंट्रोल रूम में 3 लोग। टेस्ट स्टार्ट होता है, स्टीम बढ़ता है, पानी कम होता है, और उसके साथ साथ जो रिएक्शन है वो तेज हो जाती है। और फिर ऑपरेटर पैनिक में
AZ5 बटन दबाता है। उसके बाद इमरजेंसी शटडाउन। ये वो मोमेंट था जब रिएक्टर को बचाया जा सकता था, पर डिजाइन फ्लॉ ने अपना काम किया। कंट्रोल रॉड्स इंटर हुए, ग्रेफाइट टिप्स ने रिएक्शन को पहले और तेज कर लिया और पावर 100 टाइम्स नॉर्मल था। सिस्टम एक्सप्लोजन, उसके बाद दूसरा केमिकल एक्सप्लोजन, उसके बाद 2000 टन का रिएक्टर लिड हवा में उड़ गया और रिएक्टर का कोर ओपन एयर में आ गया। इस मोमेंट पर चेर्नोबिल खत्म हो चुका है, सब बर्बाद, और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर शुरू हो चुका था। अब उसके बाद फायर और फायर विक्टिम्स की बात करते हैं। एक्सप्लोजन के बाद आग लग गई, क्योंकि पता है एक्सप्लोजन के बाद जाहिर सी बात है आग लगती है। फायर ब्रिगेड बुलाए गए, फायर फाइटर्स नॉर्मल यूनिफॉर्म में आए, नो रेडिएशन सूट्स, उनको कोई रेडिएशन सूट्स नहीं प्रोवाइड किया गया था, नो डोजीमीटर्स, नो वार्निंग एट ऑल। उन्हें बोला गया था बस एक फैक्ट्री में आग लग गई है। तो रेडिएशन लेवल्स, एक्चुअल रेडिएशन था 15,000 रोइंटगन पर आवर। 500 रोइंटगन फैटल डोज माना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मेटेलिक टेस्ट इमर्ज होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्किन बर्न शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली लंग फेलियर हो जाता है। वेस्ली इग्नेटेंको 19 साल का फायर फाइटर, उसने 2 हफ्ते बाद अपनी जान दी। उन लोगों ने आग से लड़ते हुए नहीं, रेडिएशन से लड़ते हुए जान दी, क्योंकि मसला रेडिएशन का था, मसला एक्सप्लोजन का था, और उन्हें पता भी नहीं था कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई अवेयरनेस नहीं थी। अब चूंकि पता है जब एक्सप्लोजन हो, जब आग लग जाए, जब फायर ब्रिगेड्स आए, तो इवैक्यूएशन जो है वो सामने आ जाता है। प्रिपियत शहर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, 49,000 लोग और बच्चे प्लेग्राउंड्स में, लोग शादी अटेंड कर रहे थे और रिएक्टर से रेडियो एक्टिव क्लाउड शहर के ऊपर जा रहा था। और इवैक्यूएशन की बात करते हैं, इवैक्यूएशन 36 घंटे बाद हुई। ये बड़ी अफसोस की बात है, 36 घंटे। और जब इवैक्यूएशन अनाउंस हुआ, लोगों से बोला गया 3 दिन के लिए जा रहे हो, और उन्हें यह कहा गया कि आप सिर्फ अपनी एसेंशियल चीजों को साथ लें, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं लिक्विडेटर्स की। 6 लाख लोग, सोल्जर्स, माइनर्स, इंजीनियर्स, इन्हें कहा गया देश को बचाना है। रेडिएशन इतना ज्यादा था कि रूफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें, रेडिएशन इतना ज्यादा था कि रोबोट्स भी फेल हो गए। फिर भेजे गए ह्यूमंस, और अफसोस की बात है कि हर आदमी को सिर्फ 40 सेकंड दिए जाते थे। ग्रेफाइट उठाओ, फेंक दो और भाग जाओ, 40 सेकंड्स टू डेथ जिसे कहते हैं। फिर से नेक्स्ट आदमी, फिर से ग्रेफाइट उठाओ, फेंक दो, भागो। और ये लोग हीरोज नहीं थे, ये लोग सिस्टम के डिस्पोजेबल टूल्स थे। अब हम सबको पता है कि एक लॉन्ग टर्म डैमेज भी होता है, उसका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास होना चाहिए। तो ऑफिशियली अगर हम देखें 31 डेथ्स हुई ऑफिशियली, रियल डेथ्स किसी को मालूम नहीं कितने मरे। WHO ने 4,000 से लेके 9,000 कैंसर डेथ्स वहां पे रिकॉर्ड की। अदर स्टडीज में कहा जाता है 50,000 प्लस कैंसर डेथ्स। थायराइड कैंसर इन चिल्ड्रन वो पाया गया, 10 टाइम्स वो इंक्रीज हुआ। बच्चे जब पैदा होते थे तो डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते थे, मेंटल ट्रॉमा पैदा हो गया, और 30 किलोमीटर एक्सक्लूजन जोन था। आज भी वहां रहना मना है। अब इस चीज से हमें क्या लेसन मिलता है? चेर्नोबिल हमें एक सिंपल बात सिखाता है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी डेंजरस नहीं होती, पावर डेंजरस होती है। सीक्रेसी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, और ईगो, ये तो इसका तो आला मकाम है, सबसे डेंजरस ईगो, क्योंकि ये चाहते थे कि इनका जो नेम फेम है वो खराब ना हो। इन्होंने तभी लोगों को अवेयर नहीं किया। चेर्नोबिल ने सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, चेर्नोबिल ने दुनिया को दिखा दिया कि सोवियत यूनियन पहले से ही क्यों टूट चुका था। रेडिएशन धीरे धीरे खत्म होता है, पर झूठ का जो रेडिएशन था पूरी सोसाइटी को अंदर से मार देता है। आज के इस वीडियो में आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखी, और एक और बात आप याद रखिए, हिस्ट्री सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होती, बल्कि हिस्ट्री एक वार्निंग के तौर पे हमारे सामने आती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ। पार्ट 2 चेर्नोबिल हम जल्दी लेके आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।